Let us begin part 2. Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. इसमें पार्टीशन एरियाज थे बंगाल को और असम के. ठीक है. पीपल जो है रिसेंटेड डोमिनेशन, मतलब यहाँ पे लोगों के ना, यहाँ के लोगों पे यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे वेस्टर्न पाकिस्तान का डोमिनेशन चलाया जा रहा था. ठीक है. और इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मतलब इन पे बार बार ये लोग इम्पोज कर रहे थे उर्दू लैंग्वेज को. अब यहाँ पे इसके अलावा आगे क्या करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए. फिर बंगाली कल्चर को ये लोग थोड़ा हार्म करते हैं, इसलिए तो यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मांगी और पॉलिटिकल पावर भी मांगी. उस टाइम पर जो रूलर था दैट वाज शेख मुजिब उर रहमान. इन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन के खिलाफ एक स्ट्रगल चलाई है और फिर ना ऑटोनॉमी मांगी और 1970 के इलेक्शंस में ना इलेक्शन कंडक्ट कराए ऑफ उस टाइम के पाकिस्तान में. दोनों साइड हुए. अब ईस्ट साइड में ना ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत गया. अब ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाता है और फिर जो भी है बोलता है कि ये भाई मैं जीत गया, मुझे थोड़ा दो, कुछ करना है जो आपने करो. लेकिन भाई साहब इन्होंने क्या बोला कि असेंबली को हम कन्वीन यानी चेंज नहीं करेंगे. तो शेख मुजिब को इसने क्या बोला, लीडरशिप जो है वेस्टर्न पाकिस्तानी शेख मुजिब को अरेस्ट कर लिया. शेख मुजिब उर रहमान को अरेस्ट कर लिया. तो याह्या खान की लीडरशिप थी उस टाइम पे. ठीक है. तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, सप्रेस करना, लोगों ने मूवमेंट चालू किया, अरेस्ट किया. भाई साहब ऐसे गांधी जैसा सीन है इसका भी ईस्ट पाकिस्तान में कि अरेस्ट करोगे तो लोग तो लड़ेंगे, है ना. लोगों ने प्रोटेस्ट किया. अब पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारे लोग इधर मार दिए. तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे हो गया. तो अब क्या मार दिए तो लोग क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए बचने जाएंगे. माइग्रेशन आएगी इंडिया में क्योंकि वो इंडियन थे या कुछ ऐसा था. तो इंडिया में माइग्रेशन वापस आएगी. माइग्रेशन आई तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया के लिए खड़ी हो गई. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर भी इन्हें थोड़ा सपोर्ट किया कि भाई हाँ तुम सही हो. इसको मिलिट्रली फाइनेंशियली दोनों ने सपोर्ट किया. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो माइग्रेंट्स आए थे और जो बांग्लादेशी उस साइड रह गए थे, इनके बाद में यहाँ पे आज का प्रेजेंट पाकिस्तान से इनकी वॉर हो गई 1971 में और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया. इंडिया जीत गया. ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई. अब फिर जो है बांग्लादेश ने सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया कि हाँ हम सोशलिज़म, सेक्युलरिज़म और ये सब अपना डेमोक्रेसी चलाएंगे. लेकिन वही शेख मुजिब उर रहमान जिसने एक पॉपुलर स्ट्रगल लड़ी थी कि भाई हमारा बांग्लादेश बना दो, उसी ने ही बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे शिफ्ट हुआ. अब उसके बाद इसके अलावा उसने क्या किया, अपनी पार्टी के अलावा सारी पार्टीज अबॉलिश कर दी. वन पार्टी सिस्टम हो गया. अवामी लीग उसकी पार्टी का नाम था. अब भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हो जाएगी राइट, कि भाई तेरे भरोसे हमने ईस्ट पाकिस्तान मांगा और तू ही ऐसे कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो टेंशन होगा ही, बहुत ही ट्रॉमा वगैरह. अब क्या हुआ, मिलिट्री को गुस्सा आया, मिलिट्री अपराइजिंग हुआ, असैसिनेट कर दिया, गोली मार के उड़ा दिया, ख़त्म. उसके बाद आया ज़ियाउर रहमान, अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी लेके आया. 1979 के इलेक्शन जीत गया, वापस से असैसिनेट हो गया. फिर जनरल इरशाद आया. तो इरशाद के टाइम पे भाई साहब इन्होंने, लोगों ने क्या करा, डेमोक्रेसी की, ऐसा करा. और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, ऐसा कुछ प्रेरित थे टू लाइक
हमें डेमोक्रेसी चाहिए। फिर से डेमोक्रेसी चाहिए तो यहाँ पे इरशाद जो है भाई साहब जी को अलाउ करनी पड़ती है कुछ एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो इलेक्शन जो है लार्ज स्केल एक लिमिटेड स्केल पर इसे अलाउ करनी होती है। फिर अपने आप में प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेता है अपने आप को 5 इयर्स में, 5 इयर्स के लिए। अब इसमें प्रोटेस्ट आया तो इरशाद को जाना पड़ा, यहाँ से इरशाद को जाना पड़ा 1990 में। तो 1991 में इलेक्शंस हो जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी इलेक्शंस के साथ बांग्लादेश चली जाती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल जो है शुरू में एक हिंदू किंगडम था और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कॉमन पीपल हैं रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, लेकिन किंग आर्मी के लिए, किंग का कंट्रोल था, आर्मी थी, उड़ा दिया जिसने भी कुछ करा। तो भाई साहब एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी भाई साहब नहीं हुआ। अब 1990 में कुछ एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1990 में मांग जाता है, क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स चल रही होती हैं। तो भाई साहब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ना, लेकिन एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए हुआ। 90s में माओइस्ट ऑफ नेपाल इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। तो अपना माओइस्ट जो है ये नेपाल में सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखो आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क इन रूलिंग एलाइट। तो यहाँ माओइस्ट, गोरिल्लाज एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग, तो कुछ लोगों की फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ मोनार्क फोर्सेस में, डेमोक्रेटिक्स में और माइजर्स में। तो 2002 में पार्लियामेंट और डिसमिस द गवर्नमेंट। तो भाई साहब अगर उसने कुछ दिया है तुम्हें तो ये और लड़ने लग गए, राइट। और लड़ेगा, किंग ने क्या किया, जाओ दफ़ा हो। 2002 में इन्होंने पार्लियामेंट अबॉलिश किया, गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। तो जो माड़ी मोटी डेमोक्रेसी बची भी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब अप्रैल 2006 में क्या होता है, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो जाते हैं। अब प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में फर्स्ट मेजर विक्ट्री कब मिलती है इन लोगों को, जब ये रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हाउस ऑफ एक रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने बनाया था जब किंग ने थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी अलाउ की थी। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट 7 पार्टी अलायंस, वायलेंट तो नहीं था, वो वायलेंट हो रहे थे इसीलिए गवर्नमेंट अबॉलिश की गई। सेकेंड टाइम ये लोग वायलेंट नहीं हुए। 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल डेमोक्रेसी। नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो नेपाल जो है एक अंडरगोइंग यूनिक मूवमेंट है बिकॉज इट्स मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें लिखा गया। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि नॉमिनल मोनार्की नेसेसरी है। तो माओइस्ट ग्रुप्स देखो आर्म्ड स्ट्रगल वगैरह के सस्पेंडेड, ग्रुप्स हैव अग्रीड टू सस्पेंड आर्म्ड स्ट्रगल। They want the constitution to include radical programs of social and economic reconstruction। मतलब सोशली और इकोनॉमिकली रिकन्स्ट्रक्शन करा जाए। ऑल पार्टीज़ इन द SPA, सारी पार्टीज़ अग्री नहीं कर रही, लेकिन माओइस्ट और सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं डीपली सस्पिशियस हैं इंडियन गवर्नमेंट और उनका रोल श्रीलंका के लिए। तो ये अपना नेपाल कंप्लीट होता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल्स। तमिल्स के लिए आज के टाइम पर तमिलनाडु है जो कि
उस टाइम का आई गेस नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कुछ है। तो सिन्हालास की डोमिनेंस थी। तमिल्स मिसली दो तरह की थी, दैट इज़ इंडियन तमिल्स एंड मुस्लिम तमिल्स। ये लोग ब्रिटिशर्स के टाइम से आ रहे थे, श्रीलंका में शिफ्ट हो रहे थे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो 1948 में इन्हें बट जो इंडिपेंडेंस मिली है 1948 से, ये तब से डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक सीरियस चैलेंज श्रीलंका वालों ने फेस किया, दैट इज़ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दैट इज़ सिन्हाला कम्युनिटीज़ जो डोमिनेंट थी एंड तमिल कम्युनिटीज़। तो इंडिपेंडेंस भाई साहब उस टाइम पर श्रीलंका को बोलते थे साइलन या फिर कुछ, मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी की थी। हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, और ये माइग्रेशन चलती रही इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो सिन्हाला नेशनलिस्ट की सोच ये थी कि श्रीलंका कंसेशन नहीं देने चाहिए तमिल्स को, बिकॉज श्रीलंका जो है सिन्हाला पीपल को ही बिलोंग करता है। तो ये इनको निग्लिजन मिला तमिल कंसर्न, तो मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। तो 1983 में मिलिटेंट ऑर्गेनाइज द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इन्होंने सेटअप किया। तो ये आर्म्ड स्ट्रगल लड़ रही है विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका और तमिल ईलम और अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स। एलटीटी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स श्रीलंका के कंट्रोल करती थी। द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो भाई सब इंडियन से तो ये हेल्प मांगेगा ही, तो इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कोशिश किया कि ये श्रीलंकन के साथ नेगोशिएट कर सके, लेकिन 1987 में ये लोग डायरेक्टली घुसे इन द मैटर्स ऑफ दिस। तो एकॉर्ड श्रीलंका के लिए इन्होंने साइन किया और ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड श्रीलंका। इवेंचुअली तो यहाँ सारा फाइट हो जाता है आर्मी के बीच में, और इंडियन आर्मी एलटीटी से श्रीलंकन्स जो हैं ये लोग अच्छा नहीं मानते इंडियन ट्रूप्स का वहाँ आना, और ये हम मानते हैं कि तुम लोग हमारे यानी इंडियंस इंटरवीन कर रहे हैं इनके इंटरनल मैटर्स में। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो मिलिट्री गई थी वहाँ से वो लोग वापस बुला ली गई। तो श्रीलंकन क्राइसिस वायलेंट होते गए, लेकिन इंटरनेशनल एक्टर्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे और आइसलैंड, तो वॉरिंग ग्रुप्स को ये लोग नेगोशिएशन यानी सुल्तानी की कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि भाई साहब आइलैंड hinges ऑन दिस आउटकम्स ऑफ दिस टॉक्स, तो उनको भी कुछ नुकसान होता है। उनको भी नुकसान होता है, राइट। तो यहाँ पे अब इकोनॉमिकल कंडीशन श्रीलंका की कैसी है, कॉन्सिडरेबल इन सब सिविल वॉर के बाद भी, ऐसा वॉर के बाद भी ये एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है, और भाई साहब इनका HDI भी अच्छा है, और ये पहली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो पॉपुलेशन का रेट कंट्रोल कर सकती हैं। लिबरलाइज इकोनॉमी के लिए पहली कंट्री है। हाईएस्ट पर कैपिटा GDP था मैनी ईयर्स सिविल वॉर के बाद भी। तो ये रेवेजेस और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम चलता आ रहा है श्रीलंका में।